मुल्क की मईशत का जरा हाल ये देख लीजिए कि इसहाक डार साहब के अलावा ऐसा लगता ही नहीं कि मुल्क के अंदर कोई काबिल शख्सियत बैठी है जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बनने के काबिल है। इसलिए क्योंकि 50 से ज्यादा कमिटीज को हेड कर रहे थे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब अदालत की वजह से या ये कह लीजिए कि अदालत की वजह से अदालत तक पहुंच गए, कुछ समझ नहीं आई, रिजाइन हुआ, रिजाइन के बाद उनका पोर्टफोलियो उनसे ले लिया गया, पोर्टफोलियो के बाद अब फाइनेंस मिनिस्ट्री सन्नाटे में है। ऐसा लगता है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक इंतहाई अहमियत की हामिल मिनिस्ट्री है। इसका मिनिस्टर होना इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि वो डे टू डे कामों को, पार्लियामेंट्री कामों को और साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक इश्यूज को देख सके। लेकिन मुईशत का यहाँ हाल ये देख लीजिए कि मिनिस्ट्री अजीबोगरीब से तरीके से 3 लोगों में बट कर रह गई। अब 3 लोग इस तरह से कि एक जगह तो स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन रेवेन्यू हारून अख्तर साहब टैक्स मैटर्स को देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स की चीजों को देख रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देखने के लिए बलीगुर रहमान साहब उसको देख रहे हैं, और तीसरी तरफ जहां हम मिफ्ता इस्माइल साहब को देखते हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक इश्यूज यानी खास कुछ चीदा ऐसे इश्यूज हैं मुईशत के, उनको देख रहे हैं यानी स्पेशलाइज्ड इश्यूज को। अजीब बात यह है कि कुछ अर्से पहले एमएनए राना अफजाल खान साहब को यह बोला गया था, यह कहा गया था कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए, स्टेट मिनिस्टर लगाया जाए, जिस तरीके से मरियम औरंगजेब साहिबा हैं। परवेज रशीद साहब के जाने के बाद हम लोगों को फेडरल मिनिस्टर तो नहीं लेकिन कम से कम स्टेट मिनिस्टर जरूर मिली ताकि वो बेसिक कामों को देख सके। राना अफजाल साहब के बारे में यह कहा गया और यह भी कहा गया कि 4 से 6 लोगों की तकरीबन कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी राना अफजाल साहब को और हुकूमत को मदद कर पाए मुआशी पेचीदगियों के हवाले से और साथ ही साथ उन चैलेंजेस के हवाले से जिससे पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में निबरदाजमा होना है। लेकिन अजीबोगरीब बात यह कि प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे पड़ी हुई, मेज पे पड़ी हुई ये चीज अब तक अप्रूव नहीं हो पा रही। और अप्रूव हो भी कैसे? शाहिद खान अब्बासी साहब क्या नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद के बगैर इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं? आखिर इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के समधी थे और जाहिर सी बात है अगर समधी को हटा के किसी को लगाना है तो ये एक बड़े चैलेंज से कम ना होगा। लेकिन वो प्रपोजल भी मौजूद था कि फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जाए, लेकिन वो प्रपोजल भी अभी तक मेज पर पड़ा है। शायद धूल मिट्टी जमा हो गई हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की नजर उस तक नहीं गई होगी। अगर ऐसा ही रहा नाज़रीन तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त शदीद खसारे से दो चार है, जो इस वक्त इस नहज पे है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, उसको कोई संभालने आएगा या नहीं? फाइनेंस का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से बात करेंगे और मैं अपने पैनल का तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारा तिजारती खसारा देख लीजिए, हमने आगे लोन्स वापस करने उनको देख लीजिए, हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है वो देख लीजिए, अभी हम लोगों ने सूद वापस करना है वो देख लीजिए। तो लगता नहीं है कि वो दावे जो इसहाक डार साहब करते थे कि जी इकोनॉमी को मैंने सही कर दिया और अब इकोनॉमी नहीं फॉल्टर करेगी, डॉलर ने भी हमें बता दिया कितनी इकोनॉमी फॉल्टर कर सकती है, ये हो क्या रहा है? और इसहाक डार साहब जब चले गए हैं तो उन्हें रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे? देखिए निका, एक तो पहली बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मईशत का ताल्लुक है 21 करोड़ पाकिस्तानी आवाम से। जो अशराफिया है, जो हमारे सियासतदान हैं, उनका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आए दिन मईशत का प्रोग्राम करती हैं जिसका 21 करोड़ पाकिस्तानियों से ताल्लुक जरूर है, लेकिन वो जो सियासतदान हैं, जो 1174 मैं कहता हूँ जो हमारे मेंबरान हैं सेनेट के, नेशनल असेंबली के और सूबाई असेंबलियों का, उनका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सियासत पे फोकस करते हैं, क्या सेनेट के इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, वो 90 अरब रुपया जो बांटा जा रहा है डेवलपमेंट फंड्स के लिए वो किसको किसको मिलेगा, वो 30 अरब रुपया जो शुगर की सब्सिडी में जा रहा है वो किन मिल मालकान को मिलेगा। 21 करोड़ आवाम के लिए कोई इस वक्त सोच बोच नहीं कर रहा कि उन्होंने क्या करना। ये आप जो कह रही हैं कि हमने बहुत सारे कर्जा जात देने हैं, हमारा फाइनेंसिंग गैप आ गया है, हम सूद कहाँ से देंगे, ये मसला है उन 21 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर, उनके सर पे पड़ेगा, वो खुद ही भुगतेंगे। यहाँ पे आप टीवी प्रोग्राम्स में भी देख लीजिए, कहीं मईशत की बात नहीं होती, सिर्फ बात वही होती है जो सियासतदानों के लिए होती। मामला कुछ ऐसे है कि हमारा जिसको फाइनेंसिंग गैप कहा जा रहा है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, वो एक तो आज तारिक बाज हमारे गवर्नर साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा कि 12 अरब डॉलर का गैप सामने आ रहा है।
उसमें एक क्लैरिफिकेशन ये है कि उन्होंने जो हमें रवायती तौर पे कर्जे मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक हमें रवायती तौर पे $4 अरब साल का देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें रवायती तौर पे $2 अरब देता है, फिर वो यूएस एड से, जर्मनी से, स्विस से, ऑस्ट्रेलियन एड से, वो सब बाइलैटरल एड जो है मिला के $1.5-2 बिलियन वो बन जाती है। ये गवर्नर साहब ने ऑलरेडी अंदाजा लगा लिया कि ये तो हमें मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद का वो फाइनेंसिंग गैप कह रहे हैं, यानी कि ये 8-10 अरब रुपए के कर्जाजात जो रवायती हमें मिलते हैं वो तो गवर्नर साहब ने अपनी कैलकुलेशन में लगा लिए कि वो तो हमें मिलने ही हैं। उसके अलावा $12 अरब का इस साल फाइनेंसिंग गैप आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमें $12 अरब की मजीद भीख मांगनी होगी या मजीद कर्जाजात लेने होंगे। तो ये तारीखी मामला है पाकिस्तान की माशी तारीख में, 70 साल माशी तारीख में इस किस्म की सूरत हाल पहले कभी पाकिस्तान ने देखी नहीं। चलिए ये भी देख लिया, कभी देयर इज अ फर्स्ट टू एवरीथिंग, तो फर्स्ट टू दिस भी हो गया। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब की तरफ में जाती हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हमारा इतना फाइनेंसिंग गैप आ रहा है, हम लोगों को इसको पुर करने की जरूरत है, क्या करेंगे? यानी अब कुछ और चीज गिरवी रख देंगे? मोटरवे के हवाले से हम लोगों ने जो जिस तरह गिरवी रखा, उसके बाद फिर बात आती है कि अब क्या क्या रखेंगे? एट दी एंड तो अवाम ही बच जाएंगे, बच्चे बच्चे को गिरवी रखने वाली बात आ जाएगी। फिर देखिए, इस वक्त अगर इकॉनमी को देखा जाए, टू गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, डार साहब ने कम से कम उसको वो ऑक्सीजन लगा के मसनूई तनफ्फुस से उसको कोमा में रखा हुआ था। ना तो उससे वो ज्यादा डिटीरियोरेट हुआ, ना उससे बेहतर हुआ, बल्कि अगर आप फिगर्स को देखें तो 2013 के मुकाबले में यकीनी तौर पे आपको मैक्रो इंडिकेटर्स में बेहतरी नजर आ रही थी। यकीनन उनके जो मैथड्स थे उसको बेहतर करने वाले, वो स्टेबल नहीं थे और उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं थी, सस्टेनेबिलिटी भी नहीं थी। यानी अगर आपके पास वो आ रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ रहा है, तो आपने महंगे दामों बॉन्ड्स बेच दिए। कुछ और इश्यूज जब आ रहे थे, फिस्कल डेफिसिट को फिगर को नीचे दिखाना था, तो उसमें जो सूबों की तरफ से सरप्लस था वो डाल दिया। तो उन्होंने कुछ ना कुछ नंबर गेम करके सिचुएशन को स्टेबल रखा हुआ था। और शायद यहाँ पे ये कहना भी मुनासिब होगा कि अगर अभी तक वो चल रहे होते तो आपको ये क्राइसिस सुनने में ना आता। ये सारा क्राइसिस इलेक्शन के बाद आपको सुनने में नजर आता, जैसा कि हमें मुशर्रफ, ये गुब्बारा तब फटता जब अगली हुकूमत आ जाती, जैसा कि शौकत अजीज साहब के जाने के बाद क्राइसिस एकदम से आया, या जैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद एकदम से क्राइसिस आया। तो ये क्राइसिस भी PMLN हुकूमत अगर उसको दोबारा बनाने का मौका मिलता तो शायद उस वक्त भी नहीं आता, या अगर कोई नई हुकूमत आती तो वो कहते। अब आज की सूरत हाल में ये हुआ कि देखिए, इकॉनमी जो है इसकी पोलिटिकल इकॉनमी भी है और इसमें स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं। जो गवर्नर स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट थी वो मेरा ख्याल है उन्होंने हफीज पाशा साहब के बयान के जवाब में दी, जबकि परसों हफीज पाशा साहब ने SGPI का ही एक इकॉनमी ऑफ टुमारो इवेंट था लाहौर में, जिसपे उन्होंने कहा कि $35 बिलियन के करीब जो होगा वो चाहिए होगा अगले 12 से 18 महीने में। तो गवर्नर साहब ने समझा होगा नहीं 35 नहीं है, देखिए गवर्नर साहब ने ये कहा कि 35 नहीं है, तकरीबन 12 के करीब होगा। अब अगर एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट 35 कह रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक 12 कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर हम उसमें कोई मिडिल वे भी लें तो आपको कम से कम $15 से $20 बिलियन का गैप जो है अगले एक साल 20-25 तो बनता है ना डॉक्टर साहब, अगले एक साल में वो हो रहा होगा। और उसकी वजूहत है, उसकी वजह यह है कि जो करंट आपका इस वक्त चल रहा है माली साल, उसमें 2-3 चीजें सिरे से शुमार नहीं की गई बजट में डेफिसिट निकालते वक्त। उसमें सर्कुलर डेट जो था उसको शामिल नहीं किया गया, उसमें जो आपको अपने एक्सपोर्टर्स को रिबेट्स और रिफंड्स जो देने थे उसको शामिल नहीं किया गया, उसमें यह चीज शामिल नहीं की गई कि इन द रन अप टू इलेक्शन, और अब कल की सेनेट में ब्रीफिंग के बाद लग रहा है कि इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो अगर इलेक्शन होंगे तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अपने अपने तौर पे स्पेंडिंग भी करेंगी, सही, और वो स्पेंडिंग जो है वो उनके बजट से एक्सीड करेगी। वो वाला गैप कहीं नहीं उसमें लिखा गया था। उसमें जो आपके अनफोर्सिन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे इस्लामाबाद में धरने को रोकने के लिए जो लंबे चौड़े एक्सपेंसेस हुए, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, वो कहीं नहीं लिखे गए। और उसमें यह नहीं लिखा गया कि अब लोड शेडिंग का खात्मा तो हो गया, लेकिन बिजली की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर बिजली महंगी कर दी गई तो यकीनन ये बैकफायर कर जाएगी। इलेक्शन से पहले बिजली भी आपकी महंगी नहीं होगी, सब्सिडाइज करनी पड़ेगी। तो ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जो कि अभी अकाउंट फॉर नहीं हुए थे, और अगर अकाउंट फॉर होने लगे तो इकोनॉमी की जो अभी स्टेट नजर आ रही है उससे भी डिटेरियोरेट। मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब इन चीजों को भी ऐड करके एक रियलिस्टिक सा वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत को खतरा तब होता है इकोनॉमी को जब वो अपने कर्जाजात की अदायगी में नाकाम हो जाए। सही। वो गवर्नर साहब ने आपको एक फिगर बता दिया कि जी $14 बिलियन के हमारे इस वक्त रिजर्व्स पड़े हैं, $6 बिलियन हमें
इस माली साल में वापस करने हैं। तो इस सेट के जिस तरह से वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं लग रहा। ठीक, इस वक्त जो इशू इस वक्त आ रहा है वो ये है कि आज के दिन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले साल के इस महीने से डबल हो गया है। सही। आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 6.4% ऑफ जीडीपी है। पिछले साल के अगर आप नवंबर दिसंबर को देखें तो वो 3.3 या 3.4% था। सही। तो ऑलरेडी हम उस पर डबल हो गए हैं और ये अभी 6 महीने हुए हैं इस इक्तिसादी साल के। 6 महीने इसमें मजीद एंड ऑफ द ईयर के अंदर क्या होगा ये पता नहीं है। ये बढ़ेगा, यकीनी तौर पर ये बढ़ेगा। ठीक। और इसमें ये देखना है कि अब हुकूमत जो है अगर वो नए स्कूक बॉन्ड और नए यूरो बॉन्ड भी नहीं देती। आईएमएफ की जो नई स्टेटमेंट आई है, अगर आपने पिछले हफ्ते आईएमएफ का रिव्यू पढ़ा हो, जो रिपोर्ट आई थी, तो आईएमएफ में ये इंडिकेशन नहीं दी कि हुकूमत दोबारा उसके पास जाना चाह रही है। सही। तो इसका मतलब है कि हुकूमत आईएमएफ के पास नहीं जाना चाह रही। हुकूमत अगर नए यूरो बॉन्ड और स्कूक बॉन्ड भी नहीं लेके आना चाह रही, तो फिर सारी की सारे जो दारोमदार है इस वक्त वो मुझे लग रहा है कि चाइना पे है। ठीक। कि सीपेक से शायद या चाइना से कुछ बजटरी सपोर्ट मिल जाए, और अगर वो मिल जाती है तो चीजें आगे चलती जाएंगी, और अगर नहीं मिलती तो फिर हम फंसे रहेंगे। मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ भी जाना चाहूंगी, डॉक्टर शाहिद हसन साहब की तरफ जाना चाहूंगी। डॉक्टर शाहिद हसन साहब, हमें समझ नहीं आ रही है, एक आम शहरी को, एक लेमैन को ये समझ नहीं आ रही कि आखिर फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल कौन रहा है। यानी एक जगह पर हम लोगों को स्पेशल असिस्टेंट पीएम ऑन रेवेन्यू नजर आते हैं, हारून अख्तर साहब, वो टैक्स मैटर्स को संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ हमें बलीगुर रहमान साहब नजर आ रहे हैं, वो पार्लियामेंट्री मैटर्स को संभाल रहे हैं। तीसरी तरफ हमें स्पेशल इशूज संभालते हुए जो मईशत के कोई ऐसे मसले मसाइल जो जरा स्पेशलाइज्ड हैं उसको मिफ्ता इस्माइल साहब संभालते हुए नजर आ रहे हैं। फिर फाइनेंस सेक्रेटरी साहब जो हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं 15 दिनों के अंदर। संभाल कौन रहा है मैटर्स को, और क्या फाइनेंस ऐसे चलाया जाता है, क्या मईशत ऐसे चलाई जाती है? मईशत हमारी प्रायोरिटीज के अंदर है ही नहीं, इसलिए वो मुल्क बचाओ, वो कर्ज उतारो मुल्क सवारो वाली चीज से लेकर आज तक हम कर्जे में फंसे हुए हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। 1,30,000 से ज्यादा रुपए का हर बच्चा कर्जदार है। अब जरा आप सोचिए कि आपने 1,30,000 कैसे जमा करने हैं हर बच्चे के लिए, हर फैमिली मेंबर के लिए, कैसे कर्जा उतार रहे हैं। हुकूमत नहीं सोचेगी। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अनीका निसार के नाम से मैं ट्विटर पर मौजूद हूँ।